Okay, so hello, good afternoon, everyone. Let us begin with this session on percentages. So, this is the session which we are going to conduct today. Forms the base for data interpretation. Data interpretation का बेस फॉर्म करता है क्योंकि डीआई के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर या तो परसेंटेज फॉर्म में आते हैं या रेशो फॉर्म में आते हैं या फ्रैक्शंस में आते हैं. कहीं ना कहीं हम रेशो को भी परसेंटेज में बदल सकते हैं, हम डेसिमल्स को भी परसेंटेज में बदल सकते हैं, हम फ्रैक्शंस को भी परसेंटेजेस में बदल सकते हैं, राइट. तो तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है और तीनों ही डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो वी विल बिगिन द सेशन. पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. यू डोंट इवन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बेसिक 8th क्लास का मैथमेटिक्स का सवाल पूछ लिया जाता है एनटीए नेट के द्वारा, और क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई बेसिक्स ओवर हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो विल गो फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन वी विल सॉल्व. जितना भी टाइम हो पाएगा सेशन में हम 10 से 12 पीवाईक्यूज एनटीए के सॉल्व करेंगे, राइट. तो पहले आपको बेसिक समझना है, और अगर बेसिक समझ में आ गया तो आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. पहली बात तो ये. द सेकेंड थिंग इज आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सम शॉर्टकट ट्रिक्स ऑल्सो. मैं दोनों तरीके समझा दूंगी. जो लॉन्ग वे होता है आइडियली जिससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी, एंड शॉर्टकट ट्रिक भी. आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा लीजिएगा, ठीक है. फॉर माई पर्सनल सजेशन इज अप्लाई द शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है. पर पहले समझने के लिए यू शुड नो द लॉन्ग रन मेथड, राइट. Okay, so do let me know if my screen is visible. Yes, ma'am. Okay, मैम टॉपिक तो परसेंटेजेस बोल रहे हैं, स्लाइड पर तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है. आई नो आप में से बहुत लोगों को आता है, अरे मैम ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं, वी नो वेरी वेल दिस, ठीक है, हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना. मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है. फिर भी मेरी बाउंड ड्यूटी बनती है आपको डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाने की, क्योंकि कई बच्चे इसमें बहुत एरर करते हैं, या कई बच्चे मल्टीप्लिकेशन डेसिमल्स का देखते ही सोचते हैं अरे यार छोड़ कौन मल्टीप्लाई करेगा, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वहीं पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. आपको आता है अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता है तो वी विल एक्सप्लेन, ठीक है. सो सबसे पहले आप आगे चल के आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन आपको क्यों सिखाया, ठीक है. सो डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन, जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ. जैसे सपोज आपके सामने मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया 2.305 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है. अब आइडियली आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आई डोंट नो. तरीका क्या है, आपको जब भी डेसिमल्स, सबसे पहले यहां पर देख लो, ये एक डेसिमल नंबर है और ये एक होल नंबर है, राइट. एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है. यहां पर क्या हो रहा है, एक डेसिमल को हम एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, डेसिमल को दिमाग से भूल जाना है. ये मतलब ही नहीं रखता कि यहाँ डेसिमल है, मुझे को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे डेसिमल है. मैं तो मल्टीप्लाई कर रही हूँ भाई, 2305 को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ. और जब मैं 2305, ये तो मल्टीप्लाई करना इजी है ना, ये तो आएगा, सबके लिए इजी है 2305 को 9 से मल्टीप्लाई करना. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2305 बाय 9 तो आपका आएगा 20745, ठीक है. मैं मल्टीप्लाई करना सिखाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको ट्रिक सिखाना, ठीक है, आपको एक प्रोसेस सिखाना. क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे डेसिमल्स और डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन देखकर छोड़ देते हैं कि यार टाइम लगेगा, ठीक है. तो आपको कंसिडर करना है कि मैं होल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर टू द राइट. डेसिमल के बाद राइट के टूवर्ड्स आप डेसिमल काउंट कीजिए, कितनी प्लेसेस है, 1 2 एंड 3, देयर आर 3 प्लेसेस, ठीक है. तो आप जाएंगे 1 2 एंड 3 और यहां पर मार्क कर देंगे डेसिमल पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 20.705, ठीक है. आर वी क्लियर टिल हियर. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं.
विच इज 8.23 मल्टीप्लाइड बाय 15। अगेन एक डेसिमल नंबर है और एक होल नंबर है, मेरा मतलब नहीं है डेसिमल से, मैं तो मान रही हूं कि मैं 823 को ही 15 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, राइट। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, ये तो इजी है मल्टीप्लाई करना, ये तो सब कर लेंगे मल्टीप्लाई। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 823 by 15, so you'll get the answer 1, 2, 3, 4 and 5, right? Now what you have to do is count the number of decimal places। कितनी decimal places है right के towards? 2 decimal places है, तो यहाँ पर आप 1, 2 काउंट करके यहाँ पर आप पॉइंट बीच में क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। यू विल इंसर्ट द पॉइंट ओवर हियर, तो आपका आंसर आ जाएगा 123.45, ठीक है। यू विल इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट हियर। नेक्स्ट आई गेस अब ये हो जाएगा सॉल्व। 0.408 मल्टीप्लाइड बाय 15, अगेन एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इग्नोर कर दो डेसिमल, मैं तो ये मान रही हूँ मेरे सामने 408 है और मुझे उसे 15 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 408 मल्टीप्लाइड बाय 15, बताना क्या आंसर आ रहा है 408 मल्टीप्लाइड बाय 15। 408 if we multiplied by 15 we get 6120. Now count the number of decimal places, there are 3 decimal places towards the right, तो अब यहां से 1, 2, 3 यहां पर आप मार्क कर देंगे डेसिमल विच इज 6.120, ठीक है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल विथ अ होल नंबर। नेक्स्ट आता है अब कभी कभी 2 डेसिमल्स को भी मल्टीप्लाई करना हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर, ठीक है। आप में से बहुत स्मार्ट भी हैं सब कि नहीं मैम हम तो फ्रैक्शन या परसेंटेज के फॉर्म में लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां आपको डेसिमल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको आगे समझ में आएगा कि मैं ये क्यों समझा रही हूँ, व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग माय 10 मिनट्स ओवर हियर, राइट। अब यहां पर मैं देखूं तो ये एक डेसिमल नंबर है और ये भी एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, दोनों ही डेसिमल नंबर है। तो अगेन हम तो इसे होल नंबर ही मानेंगे कि भाई मैं 4.65 नहीं मान रही हूँ, मैं तो ये मान रही हूँ कि 465 को 58 से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो जस्ट मल्टीप्लाई 468 बाय 58, सॉरी 465 बाय 58, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रही हूँ, मुझे पता है कि इसका आंसर आएगा 26970, राइट। अब आपको डेसिमल कहाँ प्लेस करना है नाउ, यहां पर कितनी डेसिमल प्लेसेस है, यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस है। यहां पर कितने डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, और 2 + 1 डेसिमल प्लेस ऐड करते हैं तो उसका सम आता है 3 आता है ना। 2 + 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, तो आप यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2 and 3 और यहाँ पर अपना डेसिमल क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे विच इज 26.970, ठीक है। तो जब 2 डेसिमल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई कीजिए। उन दोनों डिजिट्स में जो आपका क्वेश्चन था उसमें देखिएगा कितने डेसिमल प्लेसेस है, उन दोनों का सम कर लीजिएगा, ठीक है, उन दोनों का सम कर लीजिएगा। सपोज यहाँ पर 4.65 मल्टीप्लाइड बाय 5.82 होता तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस होती और यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस होती, तब 2 + 2 क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो हम 4 के बाद डेसिमल जो थे पीछे से वो हम मार्क करते, लेफ्ट से हम क्या करते, मार्क करना शुरू करते, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर, समझ में आ गया एक डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसी तरीके का एक और देख लो, 25.68 मल्टीप्लाइड बाय 0.52, अगेन ये भी एक डेसिमल नंबर है, ये भी एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। बोथ आर डेसिमल नंबर्स, राइट। अगेन मैं तो इसे होल नंबर ही मानूंगी, 2568 को भैया हमको तो होल नंबर ही मान के उसको 52 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो लेट मी जस्ट डू इट 20, ठीक है। तो आपका आएगा 133,536, ठीक है। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है, पीछे से आप 4 को काउंट कर लो, 1, 2, 3 and 4, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 13.3536, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल नंबर, ठीक है। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट पे,
ठीक है, अब कहीं डेसिमल मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, चाहे डीआई में या चाहे रीजनिंग में, तो अब घबराना मत, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये तो सबको ही पता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। आई नो आपको पता है, फिर भी जिसको नहीं पता है रिवाइज कर लो। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल को, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 43.62 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो हम सबको पता है एक डेसिमल हम क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट। सो 4362 यहां पर एक डेसिमल में राइट की तरफ शिफ्ट कर दूंगी। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट की तरफ, तो एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 436.2 हो जाएगा। अगेन इसमें भी 10 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है मुझे, ये 836 और एक डेसिमल मेरे को कहाँ शिफ्ट करना है, राइट की तरफ, तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8.36, 8.36। नेक्स्ट इज 196.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 196.2 है, अब मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करना है, लेकिन यहां पर मेरे पास एक ही है, तो एक और जीरो लगाओ, एक और जीरो लगाओ, ठीक है। तो ये एक शिफ्ट करेंगे यहाँ आएगा, ये दूसरा शिफ्ट करेंगे यहाँ आएगा, ये तीसरा शिफ्ट करेंगे यहाँ डेसिमल आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1962000.0। ठीक है, तो जितना भी, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक डेसिमल प्लेस आगे राइट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दीजिए। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है सबको। जैसे ये 0.836 है, अगर हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, इफ वी वर टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100, ठीक है, तो ये एक और आगे शिफ्ट हो जाता, तब ये 83.6 हो जाता, ठीक है, तब ये 83.6 हो जाता, ठीक है, एक और शिफ्ट होता और एक और शिफ्ट, सो देन इट वुड हैव बीन 83.6। चलें, क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, विच इज द टॉपिक फॉर परसेंटेजेस। परसेंटेज क्या होता है, वेरी सिंपल, परसेंटेज कुछ नहीं है, एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है। फ्रैक्शन हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा है। फ्रैक्शन में हमें पता है एक होता है पार्ट और एक होता है होल, तो 80 नंबर आए 100 में से, 80 is the part and 100 is the whole. So out of 100 I secured 80 marks. So that means I secured 80%. जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में एक 100 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये तीनों टॉपिक्स आपस में लिंक्ड है। अब आते हैं, किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल, 11/20 मल्टीप्लाइड बाय 100। 11/20 एक फ्रैक्शन है, आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 55%। 7/4 एक फ्रैक्शन है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। किसी रेशो को परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, इफ यू आर गिवन अ रेशो 7:25, एक रेशो है, सो 7/25 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको क्या कर देंगे, सिंपल, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100। 25 4 100, 7 4 28%। 4/5, 4:5 एक रेशो है, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट, सो ये हो जाएगा 5 24 80%. Right, so this is how you will convert a ratio into a percentage. Next is, किसी परसेंटेज को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, एवरीथिंग, और ये तीनों ही डीआई का बेस बनते हैं। डीआई के सारे क्वेश्चंस में यही तीनों चीजें, यही तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2.8% परसेंट है, तो वी विल डिवाइड इट बाय 100, राइट, तो आप 2 डेसिमल्स क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 0.028%, 0.028%। देन 0.85%, 0.85 को आप 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल फॉर्म।
यहाँ पर देख लेना, दिख रहा ये डेसिमल है लेकिन आगे इसके परसेंटेज का साइन है, सो यू विल डिवाइड इट बाय 100, सो आपका आ जाएगा 0.0085। 0.0085%। ठीक है, और इसी तरीके से 126% इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट, तो ये आ जाएगा आपका 1.26%। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सबको? फ्रैक्शंस टू मैम पर है परसेंटेज, ना, जैसे अपन परसेंटेजेस। जब अपन इसको डेसिमल में कर देंगे फिर अपन परसेंट नहीं लगाएंगे ना? हाँ सॉरी, फिर नहीं लगाएंगे परसेंटेज, बाय मिस्टेक। जब परसेंट लगा हुआ हो तभी अपन ऐसे करेंगे ना, अपॉन 100 करके। हाँ, परसेंटेज लगा हुआ है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन यू विल डिवाइड इट बाय 100। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद यू विल नॉट पुट द परसेंटेज साइन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इट। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों तरीके मैं बता दूंगी, शॉर्टकट तरीका, कई कई क्वेश्चंस में शॉर्टकट ट्रिक्स भी लग जाएंगी, और जो लॉन्ग फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक नंबर है जो 40% से इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है बाय 40%। एक कोई नंबर है, वो पहले 40% से बढ़ जाता है, और फिर 40% से कम हो जाता है। फाइंड द नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन द परसेंट। ठीक है, अब दो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। शॉर्टकट ट्रिक भी बाद में पहले बताऊंगी, पहले पहले लॉन्ग फॉर्मेट बताऊंगी और फिर शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, लेट सपोज ये नंबर 100 है, सपोज आप कोई भी बेस नंबर मान सकते हो, मैंने मान लिया यार ये नंबर 100 है। अगर ये नंबर 100 है, तो अगर ये नंबर 40% से इंक्रीज होगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 140। 140। 40% से इंक्रीज होगा यानी 40 बढ़ा। ठीक है, 40 इंक्रीज हुआ, 40 इंक्रीज हुआ तो 100 प्लस 40 यानी ये नंबर कितना हो गया? 140। आपके पास 100 रुपए थे और मैंने बोला आपके पास 40% पैसा बढ़ गया, तो 100 रुपए थे तो 40 रुपए बढ़ गए आपके पास। अब कितने पैसे हैं? 140 रुपए। नाउ यू हैव 140 रुपीज। और मैंने अब कहा कि अब आपके पास देन अब ये जो नंबर है ये अब 40% से डिक्रीज हो गया है, तो 100 को डिक्रीज करूं 40 से या 140 को डिक्रीज करूं 40 से? पहले तो ये बताओ। 140 को डिक्रीज करना 40 से। 140 को डिक्रीज, क्योंकि वो क्या वर्ड बोल रहा है? देन बोल रहा है। एक नंबर था, 100 रुपए थे सपोज आपके पास, और 100 रुपए 40% से बढ़ गए, यानी आपके 40 रुपए बढ़ गए, यानी टोटल आपके पास 140 रुपए हो गए। अब वही नंबर डिक्रीज हो गया है बाय 40%, तो अब 140 का 40% यू विल कैलकुलेट। ठीक है, सो 140 का 40% जो है आपका हो जाएगा 56, 14 4 जा 56। ठीक है, अब ये डिक्रीज हो गया है यानी 140 में से 56 कम हो गया है, सो 140 माइनस 56 विल गिव यू 10 माइनस 6 4 84। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 84, यानी अब ये नंबर हो गया है सपोज 84। मैंने 100 अज्यूम करके किया था। मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ठीक है, कि अब ये जो नंबर है, लेट मी यूज द हाइलाइटर, ये 140 हुआ पहले और अब ये नंबर 84 हो गया। नेट इंक्रीज हुआ है या नेट डिक्रीज हुआ है? पहले तो ये बताओ। डिक्रीज। यहां से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो इफ वी कंपेयर 100 ओरिजिनल नंबर विथ 44, इफ वी कंपेयर 100 एज एन ओरिजिनल नंबर विथ 84, तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ है। अच्छा, कितना डिक्रीज हुआ है? 100 से हम 84 पर आ गए हैं, कितना डिक्रीज हुआ है? 16 डिक्रीज हुआ है। सो 16 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल से डिवाइड कर रहे हैं जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16%। ठीक है, एक नंबर था, सपोज मैंने माना कि वो नंबर 100 था, वो नंबर 40% से बढ़ गया, तो जब 40% से बढ़ गया तो वो नंबर 140 हो गया। फिर वो नंबर 40% से कम हो गया, तो 140 40 रुपए से कम हो गया, सॉरी 40% से कम हो गया, तो अब वो 84 बन गया। तो ओरिजिनल जहां से मैंने शुरुआत की थी वो 100 था और अब जो मैं पहुंची हूं वो 84 है। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन ने बोला है कि बताइए
नेट इंक्रीज हुआ है या नेट डिक्रीज हुआ है। तो मुझे देखते ही पता चल रहा है 100 से 84 पर आ गए तो डिक्रीज ही हुआ है, और वो डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने आपको बोला था, बताया भी था, 100 to 84 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 16 का डिफरेंस है। डिवाइडेड बाय, हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग इट विथ 100। हमेशा उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपका आंसर आ जाएगा 16%। ठीक है, एनटीए का बहुत बार पूछा हुआ ये सवाल है, और इसी टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में फ्रेम कर कर एनटीए जो है बहुत बार पूछता है। मैं आगे जब पीवाईक्यूज कराऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले ये तरीका समझ में आया सबको, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना, ठीक है, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें एक बार इंक्रीज हो रहा है या एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है या एक बार इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ। उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, पहले ये नंबर 40% से इंक्रीज हुआ है, यानी +40%, और फिर ये नंबर 40% से डिक्रीज हुआ है यानी -40%। तो ये पहले जो इंक्रीज हुआ ये मेरा ए है, और फिर जो डिक्रीज हुआ ये मेरा क्या है, बी है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, बस इन वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, लेट मी, इसकी वर्जन नहीं है, ओके चलो कोई बात नहीं, इसका हिंदी वर्जन नहीं भी है तो यू जस्ट सी इट ओवर हियर। एक सिमिलर सा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा, ये सेम फॉर्मूला, ये सेम जो टेक्निक के बता रही हूँ ना एबी वाली, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में लग जाएगी। यू विल be able to solve so many questions from this particular technique. चलो आगे जब आएगा तब देख लेंगे। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द स्लाइड्स एज देयर सो मेनी स्लाइड्स ओवर हियर। ठीक है, पर आपको ये याद रखना है कि अगर इंक्रीज और डिक्रीज वाला आ गया है और नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट पूछ रहा है, विद इन 1 मिनट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो इतनी बड़ी जो हमने अभी कैलकुलेशन करी, आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सो ए क्या है, +40%, बी क्या है मेरा, -40%, प्लस ए बी क्या है, A is +40% and B is -40% डिवाइडेड बाय 100। पहले तो ये +40 और -40 तो वैसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, +40 -40 तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये ए बी है, तो ये है 40% प्लस का और ये है 40% माइनस का, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो -4 × 4, योर आंसर विल बी 16%, -16%। ये माइनस का मतलब पता है क्या है, डिक्रीज हुआ ना इसलिए। यस, ये माइनस का आंसर, ये माइनस में साइन आ रहा है यानी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यानी अपने आप भी समझ जाना कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे +4%, -4%, +16%, -16%। सो यू नो 16% तो निकल गया आंसर, पर इसमें साइन भी ध्यान से लगाना कि -16% है। क्लियर है? सो ये मैम वाला ये एक व्हेन और यू बार विल, बता दो। मैम ये जैसे वैल्यूज पुट करी, ये एक और बार बता दो। कोई नंबर एक बार 40% इंक्रीज हुआ और एक बार डिक्रीज हुआ, जैसे सपोज हो सकता है 20, पहले 20% इंक्रीज हुआ और फिर 25% कम हो गया। जब भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, ऑलवेज अप्लाई द एबी फॉर्मूला। एबी फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट है, राइट? तो ए क्या है, जितना वो इंक्रीज हुआ सबसे पहला वाला, ये हो सकता है यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकता हो, तो यहाँ पे हम -40 लेते, तो ए डिनोट्स +40% एंड बी डिनोट्स -40%, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है। और बस मैंने ए और बी की वैल्यूज को इसी फॉर्मूले में क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये +40 -40 वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, एंड 40 × 40, राइट? सो ये आपका, वैसे तो ऐसे भी कर लेते, तो ये -1600 हो जाता है, -1600/100 आपका आंसर आ जाता है -16। ठीक है, क्लियर है? यस।
ठीक है। सो अब ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब बहुत विद इन 10 सेकेंड आप सॉल्व कर लोगे, आपको वो लॉन्ग वाले मेथड पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, जब भी कोई क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है बाय सर्टेन अमाउंट, ठीक है, ये बहुत बार आ जाता है डीआई में, सिंपल सा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज मैंने कहा कोई क्वांटिटी 50 थी, अब वो इंक्रीज हो गई बाय 64, बाय 14 या 14 रुपए से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो या कोई क्वांटिटी 50 केजी थी, अब वो 64 केजी हो गई, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? 14 kg। सो टोटल इंक्रीमेंट इज 14 kg। डिवाइडेड हमेशा उसको किससे करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू से। ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी थी? 50 kg मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। यू विल बी एबल टू फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज। सो 14 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 5 2 10, तो आपको पता चल जाएगा 28% से बड़ा है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है, हम सबको पता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज डिक्रीज। कोई चीज पहले 100 केजी थी, अब वो लेट्स से 96 केजी हो गई, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है? तो डिक्रीज एक्चुअल नंबर कितना है? एक्चुअल नंबर इज 4 kg डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, पहले कितना था? 100 था, डिवाइडेड हमेशा ओरिजिनल से करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 4, सो दैट इज 4%। ठीक है, सो इस तरीके से हम परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी पैटर्न। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? चले आगे। चलिए, सो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रिड्यूस्ड टू और फ्रॉम, देख लेना भाई यहाँ पे वर्ड्स ध्यान देना, रिड्यूस्ड टू 63 फ्रॉम 72, पहले 72 था, अब वो 63 हो चुका है। पहले वो 72 था, अब वो 63 हो चुका है। परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस आपसे वो पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस? कर सकते हैं, तो जितना भी टोटल डिक्रीमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो बता दो मुझे कितना डिक्रीज हुआ है? 12.5%। 9/63 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैम 72 आएगा ना? 12.5%। How much it has decreased? 9/63 multiplied by 100. मैम 72 आएगा। 72%? मैम 9/72 आएगा, 63 नहीं होगा। Oh, sorry. 9/72. The original is 9/72. So what's the 12.5। 12.5%? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, ये वाला बहुत क्वेश्चन डीआई में, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में। नेक्स्ट आता है, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इंक्रीज फ्रॉम 6 to 9, 6 रुपए से 9 रुपए बढ़ गया, तो नेट इंक्रीज हुआ 3 रुपए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल था 6 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100। यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, 50%। ठीक है, सो दिस इज 50%। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, the strength of the students in a school when increased by 9% becomes 3270। एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों की स्ट्रेंथ अगर 9% से बढ़ाई जाए तो बच्चों की क्वांटिटी हो जाती है 3270। तो बताइए ओरिजिनल स्ट्रेंथ स्कूल में कितनी थी? लेट्स से ओरिजिनल स्ट्रेंथ स्कूल की x थी। अब इस ओरिजिनल स्ट्रेंथ x थी, और इस ओरिजिनल स्ट्रेंथ का अगर मैं 9% इंक्रीज करती हूं तो मेरे स्कूल की स्ट्रेंथ बन जाती है 3270। सो ओरिजिनल स्ट्रेंथ x थी, उस x का ही, मुझे नहीं पता क्या थी, उस x का ही 9% अगर बढ़ाती हूं तो ये हो जाएगा 9x/100, तो मेरी स्ट्रेंथ हो जाती है 3270। राइट, आपको ओरिजिनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। राइट, तो आप इक्वेशन बनाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 109x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 3270, एंड ये हो जाएगा 327000 इज इक्वल्स टू 109x, x इज इक्वल्स टू 327000 डिवाइडेड बाय 109।
ठीक है, so this is how you will calculate. So 327 मैम आपने ये 9x क्यों लिया है? मतलब 9% को मैंने जो क्वेश्चन बनाई है उसमें ये बनाया मैंने, x प्लस 9/100 इज इक्वल टू 3270। स्वप्निल, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, ऑडिबल थोड़ा लाउड नहीं है। अभी ठीक है? हाँ, थोड़ी धीरे है बट हाँ, स्टिल ऑडिबल। किसी स्कूल की स्ट्रेंथ लेट से एक्स थी, मुझे नहीं पता क्या थी, उस स्कूल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ में मैंने 9% और बढ़ाया। 9% किसका बढ़ाया? उस स्कूल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ का ही मैंने 9% बढ़ाया, तो मेरी स्ट्रेंथ हो गई 3270। और मुझे ओरिजिनल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ तो एक्स ही है मेरी। ठीक है, सो ये एक्स प्लस 9x/100 हो जाएगा। सो आई जस्ट टेकन द एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 3270। 100x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा आपका 109x/100 इज इक्वल्स टू 3270। और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे x की वैल्यू जो थी वो क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, बताओ x क्या आ रहा है? 3000। x कम्स 3000। और चाहो तो चेक करके भी देख लो, 3000 में 9%, 3000 का 9% निकाल लो, 270 होता है। ठीक है, और ये 3000 में 270 ऐड भी कर लोगे तो ये 3270 ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आ गया समझ में? स्वप्निल आया? मैंने जो क्वेश्चन बनाई थी मैम, वो क्वेश्चन ये थी, x प्लस 9/100 इज इक्वल टू 3270। मैंने 9x नहीं करा था, इज इक्वल टू 9x करेंगे ना, क्योंकि हम किसका बढ़ा रहे हैं 9%? ओके। किसका बढ़ा रहे हैं आप 9%? 9% से बढ़ा रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल व्हेन इंक्रीज्ड बाय 9%। 9% से बढ़ा रहे हैं हम, तो किसका 9%? सो दैट इज एक्स का 9%। ठीक है, सो दैट इज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ओके, चलिए, क्लियर है? आगे समझ में? ओके। नेक्स्ट चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मीनू सिक्योर्ड 32% मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। ठीक है, पहले तो ना ये क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीनू ने 32% मार्क्स आए उसके, 32% मार्क्स आए हैं उसके। ठीक है, अब हो सकता है 100 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है 100 नंबर का पेपर हो। और 100 नंबर का अगर पेपर है तो मीनू मैडम के कितने नंबर आए हैं? अगर 100 नंबर का पेपर है तो 32। अगर 100 नंबर का पेपर है तो मीनू मैडम जी के 32 नंबर आए हैं। और 32 नंबर आने के बाद भी वो 40 नंबर से फेल हो गई हैं। 32 मार्क्स आने के बाद भी वो 40 मार्क्स से फेल हो गई हैं। और उसी सेम एग्जाम में आभा ने भी कितने सिक्योर किए हैं? 45% मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो सपोज अगर 100 नंबर का पेपर है, मैं मान रही हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए, तो अगर आभा के 45% मार्क्स है, यानी आभा के 45 मार्क्स आए हैं और उसको 25 मार्क्स ज्यादा मिले हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स से, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना, उससे उसके 25 मार्क्स जो है वो ज्यादा हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं और पास परसेंटेज क्या है। यही चीज आपको क्या करनी है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, सपोज मैं ऐसे समझाती हूँ। सपोज मीनू मैडम के 10 नंबर आए हैं, सपोज मीनू मैडम के जो है वो 10 नंबर आए हैं। ठीक है, और 10 नंबर आने के बावजूद भी वो 40 नंबर से फेल हो गई है, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 50। 10 नंबर आने के बाद भी भाई आप फेल हैं, आपके 40 नंबर कम है, यानी 40 नंबर और आने चाहिए थे तब आप पास होते, यानी 50 मार्क्स कितने थे? पासिंग मार्क्स थे। क्वेश्चन आया समझ में? ये पहली लाइन आई समझ में क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मीनू के कुछ नंबर आए थे, 32% मार्क्स आए थे, और फिर भी वो 40 नंबर से फेल हो गई। तो सपोज उसके 10 नंबर आए होंगे, और 10 नंबर आने के बाद भी हम कह रहे हैं यार तुम तो 40 नंबर से शॉर्टफॉल पढ़ रही हो, 40 नंबर से पास नहीं हो रही, तो 40 नंबर ऐड कर दिए तो मुझे पासिंग मार्क्स मिल गए। कौन से पासिंग मार्क्स?
मिनिमम 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 पासिंग मार्क्स, कि कम से कम पास होने के लिए मैडम 50 नंबर चाहिए थे और आपके तो 10 नंबर ही आए, यानी आप 40 नंबर से फेल हो गए हो। पहला लाइन समझ में आया क्वेश्चन का? क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहले Yes, ma'am. क्वेश्चन समझना जरूरी है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इसी सेम में आभा के 45% मार्क्स आए हैं, और आभा के 45% मार्क्स आए और आभा को मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा मिले हैं। ठीक है, जो भी सपोज मिनिमम पासिंग नंबर अगर 50 है तो आभा मैडम जी के कितने आए होंगे? 75। अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 हैं तो आभा के तो 25 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा आए हैं, तो आभा के कितने आए हैं इस एग्जाम में? 75। ठीक है, सपोज मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके भी सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ। और इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि बताइए पेपर कितने मार्क्स का है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स, पास परसेंटेज एंड मिनिमम पास मार्क्स, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? आर वी क्लियर विद द क्वेश्चन? चलो, अब मुझे तो नहीं पता ये पेपर कितने मार्क्स का है, तो लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। मुझे तो पता ही नहीं है कि ये पेपर कितने मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स तो मुझे पता ही नहीं है, पेपर कितने नंबर का है, पेपर कितने नंबर का है वो अगर पता होता तो क्वेश्चन को, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता पेपर कितने मार्क्स का है, सो लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। अब अगर टोटल मार्क्स एक्स है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे? क्योंकि अगर टोटल मार्क्स एक्स है तो मीनू मैडम ने तो 32% एक्स का सिक्योर किया है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो मीनू मैडम के तो 32% यानी 32 मार्क्स आए होंगे, राइट? सो उस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन को, दैट मीनू हैज सिक्योर्ड 32% ऑफ एक्स। फिर भी ये सिक्योर करने के बावजूद भी वो कितने नंबर से फेल हो गई है? 40 मार्क्स से फेल हो गई है। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालने के लिए 40 इसमें जोड़ूं या घटाऊं, क्या करूं? ऐड करेंगे। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट। सपोज अगर मीनू जी के 10 नंबर आए हैं और वो फिर भी 40 नंबर से फेल हो गई है, यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50। तो मुझे 40 क्या करना पड़ा था? ऐड करना पड़ा था। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्चुअल समझाया था यहाँ पे। ठीक है, तो 40 नंबर अभी और जोड़ दें तो क्या आ जाएंगे? मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई मीनू की कहानी। नेक्स्ट आते हैं आभा की कहानी पर। अब आभा को देखें तो टोटल मार्क्स मुझे नहीं पता थे कितने हैं, लेकिन आभा के 45% मार्क्स आए हैं टोटल मार्क्स में से। मुझे नहीं पता टोटल मार्क्स कितने थे, लेकिन आभा को 25 नंबर ज्यादा मिले हैं। पासिंग मार्क्स जितने होने चाहिए थे उससे 25 नंबर ज्यादा मिले हैं। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स की दूसरी इक्वेशन बनाऊं, मिनिमम पासिंग मार्क्स की दूसरी इक्वेशन बनाऊं कि मुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो यहाँ पर 25 ऐड कर दूं या माइनस कर दूं? माइनस। यस, वेरी गुड। अरे माइनस होगा ना पूजा, उसके 25 नंबर ज्यादा आए हैं यस मैम, और यस मुझे मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, तो 25 नंबर माइनस कर दो। अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन बन जाती है तो हम एक्स की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको दो इक्वेशन आपको पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग दी गई थी। एक मिनिमम पासिंग मार्क्स ही ऐसी चीज थी जिससे दो इक्वेशन बन सकती थी और एक्स की वैल्यू निकल सकती थी। ठीक है, तो अब तो कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, अब सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो 32x मैम। प्लस 40 इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 45x बाय 100 माइनस 25। ठीक है, सो यू विल जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। सो ये हो जाएगा आपका 32x प्लस 40 इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी एलसीएम ले लेना, 100 सो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, ये 4000 है ना, ये 4000। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन, वहाँ थोड़ा सा वो ब्लू डिजाइन आ रहा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 45x माइनस 2500 अपॉन 100। 100 तो वैसे ही आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 32x
-4 ये रब कर दूं क्या ऊपर वाला इक्वेशन, रब कर दूं ऊपर की? ठीक है, अगर एग्जाम में डीआई इजी दे दिया ना तो फिर है ना मैथमेटिकल रीजनिंग टफ दे देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज -2500 एंड ये हो जाएगा आपका -4000। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन। आप बस अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5, सो ये हो जाएगा आपका 13x -13x इज इक्वल्स टू -6500, x इज इक्वल्स टू 13 5 65। ठीक है, 13 5 65, तो ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, आ गया समझ में? x की वैल्यू आ गई। x हमने माना क्या था? x हमने मैक्सिमम मार्क्स माने थे कि टोटल पेपर कितने नंबर का है, 500 नंबर का है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम इसके अंदर ये इक्वेशन ऐसे भी तो बन सकती है ना कि भाई x का 45% तो आभा को मिल रहा है और ये x इंटू 45/100 और इक्वल टू में अपन मिनिमम मार्क्स वाली इक्वेशन लगा देंगे, मीना वाली जो थी x इंटू 32/100 +40 +25। +40 किया तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए, और और +25। +25 किया तो ये कौन से नंबर आए? ये वो नंबर आए, ये कौन से नंबर आए? सॉरी एक मिनट, 45 इसमें इसमें होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ तुम अगर +25 कर दो, चलो यहाँ तो आपने +40 कर दिया तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर तुमने 25 कर दिया तो ये क्या बना? टोटल मार्क्स में से 45% वो मार्क्स लेकर आई है, 45% वो मार्क्स लेकर आई है। ये कौन सी वैल्यू आएगी? टेल मी, क्या ये मिनिमम पासिंग मार्क्स आएंगे? नो मैम ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैम, 45% ऑफ x है ना, 45% ऑफ x 45% ऑफ x, 45x/100 ही तो हुआ पूजा। यस मैम ये है। अब इसके इक्वल में अपन इक्वेशन डाल देंगे, ये मिनिमम वाली जो थी 32% ऑफ x +40 अपना मिनिमम था तुम इन दोनों को इक्वल कर रही हो? +25। यस मैम। ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, एक तो फेल हुई है एक पास हुई है, दोनों बराबर कैसे हैं? मैम +25 कर देंगे ना, 40 को ऐड कर देंगे। कहाँ 40 पे वाली 25 प्लस करोगी, इसमें या इसमें? यहाँ पर प्लस कर रही हो 25? मैम आगे वाली इक्वल टू वाली। ठीक है, आगे वाली में प्लस कर रही हो तुम 25। यस तो मैम। ये क्या बन गया? ये वो नंबर बन गए जो मीनू लेकर आई थी, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, +25। ये किसके, हाँ ये किसके नंबर बन गए? ये आभा के ही नंबर बन गए। तो तुम सेम चीज को वापस सेम चीज से इक्वेट कर रही हो। मैम पर आंसर तो आ गया 45x, तो यानी तुम आभा को आभा की इक्वेशन से इक्वेट कर रही हो। ठीक है, आभा को तुम आभा के ही बराबर कर रही हो। ठीक है, हाँ वो भी ठीक है। सो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ गए कितने? 500। पास परसेंटेज आपसे पूछा है और मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछे हैं। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे? तो अब किसी भी इक्वेशन, 500 नंबर का पेपर था, मीनू जी के 32% मार्क्स आए थे। ठीक है, तो निकालना 500 का 32%। मैम मिनिमम पासिंग मार्क्स 160। निकालने हैं ना। 160। ठीक है, ये किसके मार्क्स आए हैं? मैम ये मीनू के मार्क्स आए हैं, और मीनू जी जो है वो 40 नंबर से फेल हो गई हैं। तो 40 नंबर उनको और लेके आने थे तब जाके वो पास होती, तो यानी 200 मार्क्स क्या थे? पासिंग मार्क्स थे। आ गया समझ में? 200 नंबर जो थे वो पासिंग मार्क्स थे, और पास परसेंटेज पूछा है तो पास परसेंटेज 200 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे। पेपर पूरे 500 नंबर का था, मल्टीप्लाइड बाय 100,
ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 40%, यानी 40% जो था वो पास परसेंटेज था। अब समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक ये कॉन्सेप्ट और देख लो, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, फिर भी एक बार देख लो। बहुत सारे डीआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लग जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने तो करे भी हैं पीवाईक्यूज इतने सारे डीआई के, ठीक है, तो बहुत सारों में ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। कभी भी कोई बोले कि भाई ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है, या वाई एक्स से कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, जब भी दो का परसेंटेज का कंपैरिजन आ जाए, ठीक है, जब भी दो परसेंटेज का कंपैरिजन आ जाए, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका है वो लग जाएगा। सपोज एक्स ज्यादा है वाई से, ठीक है, टू फाइंड आउट बाय हाउ मच परसेंटेज एक्स इज मोर और लेस देन वाई, ठीक है। अगर एक्स ज्यादा है वाई से तो ऑफ कोर्स मोर परसेंटेज इफ निकालना है कि एक्स कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, तो हम करेंगे एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं एक्स को? एक्स ज्यादा है वाई से, मुझे पता है, सपोज एक्स को 60 रुपए मिले और वाई को 100 सॉरी एक्स को 100 रुपए मिले और वाई को 60 रुपीज मिले, तो अब मुझे पता है कि एक्स को ज्यादा ही मिला है वाई से, ठीक है, एक्स को ज्यादा ही मिला है वाई से, तो एक्स को कितना ज्यादा मिला है? 40 ज्यादा मिला है वाई से। लेकिन हम एक्स को कंपेयर किससे कर रहे हैं? वाई से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट टू कंपेयर, ये मैंने पहले भी बताया था, व्हाट टू कंपेयर डिवाइडेड बाय विथ whom टू कंपेयर, किससे आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, विथ whom टू कंपेयर। एक्स को हम इस फिलहाल इस सिचुएशन में किससे कंपेयर कर रहे हैं? वाई से कंपेयर कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। और यही मैम एक्स कितना परसेंटेज कम है वाई से? मैम इस बार वाई ज्यादा है, वाई को ज्यादा मिला है एक्स से, तो एक्स कितना परसेंटेज कम है, ठीक है। तो अगेन कितना परसेंटेज कम है, तो आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, व्हाट टू कंपेयर डिवाइडेड बाय विथ whom टू कंपेयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, क्लियर है? चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए। इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, क्लियर ही बोल दिया है, if A's salary is 25% more than B's salary, then by what percentage? Just a second, I'll have to unmute. चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी से 25% ज्यादा है। क्लियरली क्वेश्चन नहीं बोल दिया है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कम कितनी है, ठीक है। अब वो लॉन्ग वाला मेथड भी चाहो तो कर लो, भाई ए की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी 100, सॉरी अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी 125 है, वो वाला लॉन्ग मेथड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर मेथड ऑल्सो। पर ये वाला जो अभी बताया ना, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड। अब ये ए है और ये बी है, अब मुझे पता है ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, बाय हाउ मच परसेंट ए इज ग्रेटर देन बी। ए की सैलरी 20 से कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है, ठीक है, 25% ज्यादा है, राइट। अब सपोज अगर मैं बी की सैलरी 100 रुपए अगर मानूं और ए की सैलरी में 125 मानूं, यही होगा ना, अगर बी को 100 रुपए मिले हैं तो ए को कितने मिले होंगे? 125 ही मिले होंगे ना, क्योंकि कह रहे हैं ना कि ए की सैलरी 25% मोर देन बी सैलरी, अगर बी को 100 रुपए मिले हैं तो ए को 125 रुपए मिले हैं, ठीक है। तो दोनों की सैलरी में फर्क कितने का है? 25%, 25 रुपए का ही सपोज फर्क है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, पहले मैंने बताया था यहाँ पे
व्हाट टू कंपेयर, किसको कंपेयर कर रहे हैं? 25 कम है, ठीक है, 25 बी को जो है वो कम मिला है, ठीक है, ए को 25% ज्यादा मिला है। अब इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? बाय व्हाट परसेंट? बीज सैलरी इज लेस देन ए सैलरी। बी की सैलरी को मैं किससे कंपेयर कर रही हूं? ए की सैलरी से। ए की सैलरी से। ए को कितने मिले? 125 रुपए। तो 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा 20%। 20%। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 20%, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन, आप वो लॉन्ग वाला मेथड इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, बाकी इस तरीके से शॉर्ट कर लेना कि भाई पहले तो उसने बोल दिया कि दोनों की सैलरी में फर्क तो 25% का ही है। अब बताइए, बी को जब मैं ए से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, तो बी को जब मैं ए से कंपेयर कर रही हूँ तो कंपेयर हम ए से कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट टू कंपेयर एंड विथ whom टू कंपेयर। तो ए को 125 रुपए मिला, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं ये बेसिक क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ, अभी जब PYQs देखोगे ना तो आप अपने आप ही सॉल्व कर लोगे, आपको लगेगा हाँ यार ये कहीं ना कहीं करा हुआ है या ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है, अ रिडक्शन ऑफ 25% in the price of carrots enables a hotel owner to buy 5 kg of carrots more for rupees 400. Find the reduced price per kg and original price per kg. मैंने सोचा कि अगले महीने जब सैलरी बढ़ेगी, अभी मेरी सैलरी 50,000 है या 60,000 है, और अगले महीने जब सैलरी बढ़ेगी तो मैं आईफोन खरीदूंगी, ठीक है। अब आईफोन अगले महीने सैलरी तो बढ़ गई लेकिन आईफोन और महंगा हो गया, ठीक है। आईफोन 80,000 का था और अब आईफोन 1 लाख रुपए का हो गया। क्या मैं परचेज कर सकती हूँ अभी भी अपनी इंक्रीज सैलरी से? सैलरी तो बढ़ गई मेरी 50,000 से, अगेन लेट्स से 80-90,000 हो गई, क्या मैं फिर भी परचेज कर सकती हूँ आईफोन? नहीं, क्योंकि आपकी सैलरी तो बढ़ी लेकिन आईफोन भी महंगा हो गया, यानी आपकी रियल परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी। यही होता है ना इन्फ्लेशन, जो हम कहते हैं ना, पहले तो 5,000 रुपए में पूरा घर चल जाता था, कभी 30-40 साल पहले तो उतने में पूरा घर चल जाता था, आज तो कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनी की आपकी रियल परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, और यही जब चीजें सस्ती हो जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन, जब चीजें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। जब कोई कोई चीज सस्ती हो जाएगी, किसी चीज का प्राइस कम हो जाएगा, तो बोलेंगे यार हाँ यार, दो वैसे तो 2 लेता हूँ, चल यार तू 4 दे दे, क्योंकि मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया, पैसे मेरे पास उतने ही है, आई हैव दैट सेम मनी, बट सिंस द प्राइस इज रिड्यूस्ड माय परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज्ड। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये परचेजिंग पावर का बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भाई साहब कोई होटल ओनर है, ये बाजार में गाजर खरीदने गए, और गाजर जब खरीदने गए तो गाजर की प्राइस 25% गिर गई। अब क्योंकि 25% गिर गई तो ये 5 किलो एक्स्ट्रा गाजर लेकर आ गए। प्राइस गिर गया तो इनका परचेजिंग पावर बढ़ गया ना, यस और नो? यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि प्राइस कम हो गया तो इन भाई साहब का परचेजिंग पावर बढ़ गया। थे इनके पास 400 रुपए ही, थे इनके पास 400 रुपए ही। अब इस 400 रुपए में ये कितना ओरिजिनल केजी खरीदने गया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये बाजार में इंक्वायरी करने गया तो इसने देखा यार 25% प्राइस कम हो गया है, तो ये 5 किलो, जितना किलो ओरिजिनल खरीदने गया था, मुझे नहीं पता कितना ओरिजिनल खरीदने गया, तो उससे 5 किलो और ज्यादा ही लेकर आ गया। सपोज 10 किलो खरीदने गया था तो अब कितने लेके आ गया? वो 15 किलो लेके आ गया, क्योंकि चीज सस्ती मिल रही थी उसको, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताइए क्या है और रिड्यूस्ड प्राइस बताइए क्या है। क्वेश्चन समझ में आया पहले तो? ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। अब 400 रुपए इसके पास थे, अब इसकी परचेजिंग पावर बढ़ी कितनी? 400 रुपए तो इन भाई साहब के पास पहले भी थे, जितना प्राइस कम हुआ क्या मेरी परचेजिंग पावर उतनी ही नहीं बढ़ गई? मैम 25% प्राइस कम हुआ तो परचेजिंग पावर भी तो कितने से बढ़ी मेरी? 25% से ही तो बढ़ी मेरी परचेजिंग पावर।
जितनी महंगाई कम हुई मेरी परचेजिंग पावर उतने परसेंटेज से ही तो बढ़ गई। तो गाजर का प्राइस 25% कम हो गया, यानी मेरी परचेजिंग पावर कितने से बढ़ गई? 100 रुपए से मेरी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ गई। आई कैन परचेज नाउ मोर क्वांटिटी विद दैट 100 रुपीज। ठीक है, और इस 100 रुपए में एक्स्ट्रा जो इसके पास 100 रुपए से इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उससे इसने एक्स्ट्रा सामान कितना खरीदा? एक्स्ट्रा कितना खरीदा? 5 kg। 5 kg इसने एक्स्ट्रा खरीदा। तो यानी इसने कितना खरीदा? 5, यानी 5 2 जा 10, 20। यानी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 20 यानी प्राइस कितना हो गया? 20 रुपीज पर केजी। 20 रुपीज पर केजी पर ये सामान जो है वो क्या करके आया है? खरीद के आया है। अब मुझे बताओ, जो ओरिजिनल प्राइस होगी, ओरिजिनल, ये अभी भाई साहब खरीद कर आए हैं 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, 20 रुपए किलो के हिसाब से ये गाजर खरीद कर आए हैं। ओरिजिनल प्राइस इससे महंगी होगी या इससे सस्ती होगी? ओरिजिनल पहले ज्यादा जो होगी। ओरिजिनल प्राइस तो महंगी होगी। ठीक है, वो ही हमें ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर निकालनी है। रिड्यूस्ड प्राइस तो मैंने निकाल ली 20 रुपए, ओरिजिनल प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कोई बता सकता है ओरिजिनल प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल वी मैम कैलकुलेट द 200 डिवाइडेड बाय 25। into 100 डिवाइड बाय 25? यस मैम, 20 जो है वो 25% है, तो 100% निकालेंगे। 75% है पूजा, 25% कम हो गया ना। ये 20 रुपए जो प्राइस है ये 75% पे है। ठीक है, और मुझे 100 पर लेके जानी है। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस आपकी हो जाएगी 5, 80 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा समथिंग 26 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 26.6। 80/3, 80/3, हाँ 26.6। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस 26 रुपए समथिंग किलो कुछ होगा। और अब क्योंकि 25% रिड्यूस हो गया है, तो अब वही चीज मुझे 20 रुपए किलो पर मिल रही है। आया समझ में? नहीं आया? मैम आ गया। मैम ये मैम एक और बार बता दो। 400 रुपए मेरे पास थे और मैं सोच के गई थी सामान खरीद कर आऊंगी। अब जब सामान खरीदने बाजार में गई तो पता चला यार 25% प्राइस गिरा हुआ है, 25% चीजें सस्ती मिल रही हैं। तो मैंने सोचा है सस्ती मिल रही है तो मेरी तो परचेजिंग पावर बढ़ गई, ऐसे समझ लो ना। मम्मी ने दिए 20 रुपए, मम्मी ने बोला पेन लेकर आ जाना, 2 पेन लेकर आ जाना। और बाजार में पेन 10 रुपए के आपको लगा कि होंगे यार, बाजार में 10 रुपए के पेन मिलेंगे तो मैं 2 पेन खरीद के आ जाऊंगी 20 रुपए में। अब बाजार में गए तो पता चला कि एक पेन 5 रुपए का है। तो आप कितने पेन खरीद कर आ गए? 4 पेन खरीद कर आ गए। ठीक है, क्वांटिटी कितनी खरीद कर आ गए? 4 खरीद कर आ गए। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या था? ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए था। ठीक है, और रिड्यूस प्राइस आपसे पूछा है, रिड्यूस प्राइस कितना होगा? रिड्यूस प्राइस 5 रुपए। ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए पूछी थी। ठीक है, तो 400 रुपए इन भाई साहब के पास थे और जब ये कैरेट खरीदने गए तो इन्होंने 5 किलो एक्स्ट्रा कैरेट खरीद ली। 5 किलो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो खरीदने गया था, सपोज 10 किलो खरीदने गया था तो 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद लिया उसने। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगी जो कम हो गई, और ओरिजिनल जो बढ़ी हुई थी जो मैं सोच के गया था कि इतनी होगी वो क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। अब जितनी बाजार में जितना महंगाई कम होती है, जितना प्राइस गिरता है किसी चीज का, मेरी परचेजिंग पावर उतनी ही परसेंट से तो बढ़ेगी। तो बाजार में प्राइस 25% से गिर गया है तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने बचे खरीदने के लिए? एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास 100 रुपए बचे। 100 रुपए से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। इन 100 रुपए से मैंने सोचा और 5 किलो खरीद लेती हूँ, तो और 5 किलो खरीदा, यानी एक की प्राइस कितनी हो गई? 1 किलो की प्राइस कितनी हो गई? 20 रुपीज पर केजी। एक किलो गाजर की प्राइस 20 रुपए केजी है मार्केट में, तभी मैं ये 5 किलो खरीद के, अब ये रिड्यूस्ड प्राइस है।
ये कम हुई हुई प्राइस है, मुझे ओरिजिनल प्राइस पता करनी है कि ओरिजिनल जब महंगाई थी तब कितनी होगी प्राइस। ठीक है, तो ये 20 रुपए तो आपकी ओरिजिनल प्राइस थी और ये 20 रुपए कम 25% गिरने के बाद है, यानी ये 75% पे है। आपको 100 पर लेके जानी है तो ये आपका 26.6 आएगा। अब समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of an item is increased by 25%. By how much percent the new price must be decreased to retain its former price? Very, very, very important question. इसी सेम टाइप के क्वेश्चन को उल्टा सीधा आड़ा तिरछा घुमाकर एनटीए ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, बहुत बार एनटीए ने इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा है। अभी मैं पीवाईक्यूज दिखाऊंगी तो आपको वो चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज कोई आइटम है, शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कोई एक आइटम है जो जिसकी प्राइस 25% से बढ़ गई। ठीक है, सपोज कोई चीज 100 रुपए की थी, अब वो चीज 125 रुपए की हो गई है। सो मुझे बाय हाउ मच परसेंट must this new price be decreased to retain its former price? 100 रुपए की चीज 25% से बढ़ गई तो अब 125 रुपए हो गई। अब इस 125 को कितना वापस डिक्रीज करूं, कितने परसेंटेज से वापस डिक्रीज करूं? 125 को 125 को कितने परसेंट से डिक्रीज करूं कि वापस ओरिजिनल प्राइस आ जाए, यानी वापस प्राइस कितनी आ जाए? 100 रुपए आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझ में आया पहले? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले तो हमेशा वर्ड देख लेना। 20%। सॉरी, क्या बोल रहे हो स्वप्न? आंसर बोल रहे हो? हाँ 20% है हाँ क्या? 20%, हाँ सही है। ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेना इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है। पहले तो परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख देना। ये मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, 25/100 1/4। कुछ नहीं किया मैंने, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में। वो ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बिकॉज हमारे लिए टाइम बहुत जरूरी है एग्जाम में। तो 1/4 हो गया हमारा। अब यहाँ पर शब्द जो दे रखा है वो ध्यान देना, शब्द दे रखा है इंक्रीज्ड। इंक्रीज शब्द दे रखा है, इंक्रीज दे रखा है तो डिनोमिनेटर में +1 कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का मैंने तरीका बताया था। 1/5 को परसेंटेज में बदलना है तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 20%। कहानी खत्म, बस 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तो यहाँ -1 करती, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज है तो मैंने डिनोमिनेटर में +1 कर लिया है। ठीक है, वेरी सिंपल। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन में जो परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में लिख दो, ये हो जाएगा 1/4। और ये इंक्रीज हुआ है इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में +1 कर दिया, ये 1/5। और क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा मेरा 20%। ठीक है, विद इन 10 सेकेंड जब आप देखते ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चले आगे, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? यस। चलिए अब आते हैं PYQs पे। ठीक है, PYQs ऑन परसेंटेजेस, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाए हैं वो आपको PYQs सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। इन अ न्यू बजट, ठीक है, साइड में जो हिंदी वाले हैं आप राइट हैंड साइड चेकआउट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर सिर्फ स्क्रीन पर इंग्लिश लिखी हुई है तो मैं आपको आई जस्ट पॉज इट फॉर अ सेकेंड और मैं आपको हिंदी वाला स्लाइड भी एक बार शो कर दूंगी। आप पॉज कर सकते हैं, इफ यू आर सीइंग इट ऑन यूट्यूब तो यू कैन पॉज इट एंड यू कैन सी द हिंदी वर्जन एज वेल। ठीक है, in a new budget the price of petrol rose by 25%. By how much percent must a person reduce his consumption so that his expenditure does not increase? पेट्रोल बजट में महंगा हो गया। ठीक है, पेट्रोल 25% महंगा हो गया, राइट? अब हमें एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला पता है। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, मैं कितना कम खर्चा करूं, कंजम्पशन कितना कम करूं। मम्मी ने 20 रुपए दिए थे,
ठीक है, मम्मी ने 20 रुपए दिए थे, बोला था 2 पेन बाजार से जाके खरीद लेना। मुझे तो लगा 10-10 रुपए का है पेन, लेकिन बाजार में पेन ही 20 रुपए का है। ठीक है, तो मैं कितनी क्वांटिटी कम खरीदूं? मैंने तो सोचा था बाजार में 2 पेन जाके खरीदूंगी, अब एक ही पेन 20 रुपए का मिल रहा है, तो कितनी क्वांटिटी कम खरीदूं कि मेरा जो है एक्सपेंडिचर ना बढ़े, मेरा खर्चा ना बढ़े। ये चीज वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या मैंने अभी अभी इसको सॉल्व करने की ट्रिक नहीं बताई थी? यस मैम। ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ रहा है, कुछ नहीं है, परसेंटेज फ्रैक्शन में लिख दो। और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में लिख दो, ये रहा फ्रैक्शन, बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में +1 ऐड कर दो, ये 1/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ये आपका 20%, यहां से मार्क करो आंसर। ठीक है, कोई मुझे लॉन्ग कट मेथड पे नहीं जाना, सिंपल देख लेना कि बढ़ रही है कोई चीज और क्या करें कि खर्चा ना बढ़े, क्या करें वापस ओरिजिनल पे ही आकर रह जाएं, टिक जाएं, ठहर जाएं। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन एनटीए पूछता है। ठीक है, कि कोई चीज कम हो रही है तो क्या करें कि ओरिजिनल पे आ जाए, कोई चीज का प्राइस बढ़ रहा है, क्या करें जो ओरिजिनल पर आ जाए। तो 25 जो आपको परसेंट दे रखा है उसको फ्रैक्शन में लेकर आइए, इंक्रीज दे रखा है तो डिनोमिनेटर में +1 कीजिए, परसेंटेज में आंसर लेकर आकर आंसर सॉल्व करके छोड़ दीजिए। ठीक है, विद दिस ट्रिक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड, देखते ही सॉल्व कर लोगे। आई होप समझ में आ गया। स्वप्निल, पूजा, दीक्षा, यस मैम। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A household incurs a certain expenditure on consumption of a commodity in a given month if the price of the commodity, एक कोई घर है जो एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर हमें पता है जितना सामान आप खरीद रहे हैं, जितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय जितनी प्राइस पर आप खरीद रहे हैं, वही हमारा एक्सपेंडिचर होता है। अगर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो जाती है बाय 20%, अगर सस्ता मिलता है हमें सामान, अगर कमोडिटी की प्राइस सस्ती हो जाती है बाय 20%, तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है बाय 20%, आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा बाय 20%। What will be the net percentage increase or decrease in the expenditure of the household? अब एक और चीज ध्यान से सुन लो, ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि यार प्राइस कम हो रहा है और कंजम्पशन बढ़ रहा है, या एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। अगर प्राइस महंगा होता है, चीज महंगी हो जाती है, तो हम कंजम्पशन करना कम कर देते हैं, यही होता है ना। कोई चीज, गोल्ड बहुत महंगा हो गया है तो लोग परचेज ही नहीं कर रहे हैं अभी, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन कम हो गया है, और प्राइस कम हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो हम कंजम्पशन करना बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा दे रखा हो ना क्वेश्चन में, और आपको नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा हो, तो अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मैम, डिफरेंस इन द प्राइजेस अपॉन द ओरिजिनल प्राइस इन 200। एक कम हो रहा है, मैम वो एक फ्रैक्शन वाला, मैम वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके +1 माइनस। ए बी फॉर्मूला। ठीक है, बताया था ना मैंने बिगिनिंग में, एक ए बी फॉर्मूला, भूल गए क्या? ए बी फॉर्मूला, A+B+AB/100। कमोडिटी प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है यानी -20%, और कंजम्पशन बढ़ रहा है यानी +20%। ठीक है, तो जो कम हो रहा है वो उसको ए मान लो, जो बढ़ रहा है उसको बी मान लो। एक चीज कम हो रही है और एक चीज बढ़ रही है, सो ए और बी मान के इस क्वेश्चन को ए बी फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया तो था, यस मैम। यस ए बी फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना कहीं अभी। यस मैम, याद आ गया। ये रहा, ये आया था ना, एक नंबर 40% से बढ़ा और फिर 40% से कम हो गया, तो फाइंड द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द परसेंटेज। याद है ना, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ये वाला, जो विच आई वाज सर्चिंग ऑल्सो, कि ऐसा एक और क्वेश्चन भी है, वो यही है वाला क्वेश्चन। यहाँ पर भी यही चीज फाइंड करने को बोलिए, देखो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, एक बार बढ़ा था और एक बार कम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही वाली सेम चीज है, यहाँ पर भी यही वाली सेम चीज है, पहले प्राइस कम हो गया है, प्राइस कम हो गया है और कंजम्पशन क्या हो गया है? बढ़ गया है। सेम, कुछ भी नहीं करना है, ए बी फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो। सी 4%। वाई आई एम इन्वेस्टिंग दिस टाइम, अभी जब मैं इसका प्रैक्टिस शीट दूंगी आपको
ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस तो आपको याद हो जाएंगी चीजें. दिस इज व्हाट विल मेक डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु क्वालिफाई नेट एंड द पीपल हु क्वालिफाई फॉर JRF. ठीक है, या द पीपल, दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु क्वालिफाई फॉर PhD एंड द पीपल हु क्वालिफाई फॉर नेट. ये जो 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट यहाँ बचते हैं ना क्वेश्चंस में टू यूज द शॉर्टकट ट्रिक्स, वो आपको बहुत काम आते हैं. दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. दैट्स व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग द टाइम ओवर हियर टू एक्सप्लेन यू दीज ट्रिक्स. ठीक है, अभी जब समझते हैं तो हमें नहीं लगती है ट्रिक. जब आप समझ के आप खुद अप्लाई करते हैं ना, 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे, देन यू विल इटसेल्फ ऑटोमेटिकली सी, हाँ यार 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ठीक है, वो सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं आपको वो ट्रिक सिखा रही हूँ. ठीक है, क्योंकि अगेन क्या होता है, एग्जाम में पेशेंस नहीं होता है बच्चे में, वो बहुत घबरा जाता है, पैनिक कर जाता है. ठीक है, तो वो पैनिक ना हो तभी मैं आपको ये ट्रिक समझा रही हूँ. ठीक है, सो पहले कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ -20% को ए मान लो, और फिर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो +20% उसे बी मान लो. और ए बी फॉर्मूला था हमारा A + B + AB by 100. ठीक है, सो A is 20% -20% एंड B is प्लस का 20%, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे. प्लस -20 इंटू +20 अपॉन 100. ठीक है, तो ये आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4%. और ये रहा आपका ऑप्शन 4%. मुझे ये भी पता चल गया. मुझे बताओ, इंक्रीज हुआ है नेट या डिक्रीज हुआ है? टेल मी. डिक्रीज. डिक्रीज हुआ है, क्योंकि मेरा आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव. -4 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मेरा आंसर. ठीक है, 2 उसने पूछा नहीं था, पर फिर भी यहाँ पर ध्यान रख लेना, हो सकता है ऑप्शन और थोड़ा टफ बनाने के लिए इधर -4% दे दें और इधर +4% दे दें. ठीक है, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है. आ गया समझ में? मैम मैम अपन ये ए बी फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब है ना इंक्रीज डिक्रीज वाला होगा. और वो इंक्रीज डिक्रीज, और वो आपसे फ्रैक्शन नेट वाला. इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है. इंक्रीज डिक्रीज तो हो ही रहा है, पर आपसे पूछा क्या है? आपसे नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज पूछा है. इन दैट केस यू विल यूज दिस फॉर्मूला. और ठीक है, मैम वो फ्रैक्शन वाला करेंगे जब ओरिजिनल में इंक्रीज हुआ और जो न्यू आया, तो न्यू से ओरिजिनल कैसे जाएंगे, है ना? हाँ, न्यू से ओरिजिनल आप कैसे जा रहे हैं. ओके मैम. ठीक है, जो हिंदी वाले हैं, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू डिस्प्ले द स्लाइड. जो यूट्यूब पर इसे हिंदी में देख रहे हैं, सो दिस इज द क्वेश्चन इज फॉर हिंदी वर्जन. एक परिवार के किसी दिए गए महीने में किसी वक्त की खपत पर एक निश्चित व्यय करता है. यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है और उसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो घरेलू खर्च में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी. ठीक है, दिस इज द हिंदी वर्जन. चलिए, नेक्स्ट आता है, the price of a mobile is first increased by 20%, later decreased by 25%. What is the net percentage change in the final price? अब मुझे आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा. पहले AB बढ़ गया ए बी. और फिर क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है, सो ए बी फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर लेना. होमवर्क क्वेश्चन है ये. ठीक है, ए बी फॉर्मूला लगा के आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेना. पहले इंक्रीज हुआ तो आपका ए हो जाएगा +20%, और फिर डिक्रीज हुआ तो बी हो जाएगा आपका -25%. तो ये हो जाएगा -20% +25% प्लस है ये. ठीक है, +25%, सॉरी +20 है, -25. ठीक है, -25 या नेगेटिव में लिख देना. +20 -25 अपॉन 100. ठीक है, सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. ये मैं नहीं करवा रही हूँ, 2 क्वेश्चन ऐसे सेम करवा चुकी हूँ. ठीक है, एक मोबाइल की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई और बाद में 20% कम की गई. मोबाइल की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है. ठीक है, सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. डू लेट मी नो योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आते हैं, the price of a petrol increased by 25%. By what percentage must a customer reduce the consumption so that the earlier bill on petrol does not alter? कौन सा ट्रिक लगेगा? पहला ही क्वेश्चन PYQ में ऐसा करवाया था मैंने. पेट्रोल 25% से प्राइस क्या हो गई है, बढ़ गई है. तो मैम पहले तो परसेंटेज को किस में लिख दो, फ्रैक्शन में लिख दो. फ्रैक्शन.
ठीक है, और क्योंकि बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो स्वप्निल डिनोमिनेटर में क्या करूं? +1 +1 कर दो, सो ये हो जाएगा 1/5। सो 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर 20%। दो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 20%। मार्क करके निकल जाना। सी हाउ क्विकली मैं समझा रही हूँ, फिर भी 10 सेकंड भी नहीं लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब आप खुद करने बैठेंगे तो इट विल टेक 5 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हिंदी वर्जन वाले प्लीज सी द क्वेश्चन। पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, ठीक है, ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर पहले के बिल में बदलाव ना हो? ठीक है, सो दिस इज 20% वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जब डीआई जब डीआई इजी आएगा तो मैथमेटिकल रीजनिंग टफ दे देते हैं। ठीक है, तो ये वहां वाला क्वेश्चन है, जब डीआई तुम्हें हलवा वाला दे देंगे ना, इजी वाला, तो मैथमेटिकल रीजनिंग टफ दे देंगे। ठीक है, वैसे तो टफ तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ये बचपन में हम पढ़ते थे, ये सर्कल याद है सबको? ठीक है, याद है ना सबको भाई, बचपन में सर्कल बड़ा यस। पढ़ा है हमने, 9th में 10th में। ये सर्कल, ये क्या कहलाता है सर्कल का? डायमीटर। 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 और ये क्या कहलाता है सर्कल का? हाफ रेडियस। रेडियस जो रेडियस। है वो हाफ होता है डायमीटर का। ठीक है, अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा। ठीक है, सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2। ठीक है, तो ये रेडियस है सर्कल का। अगर किसी सर्कल का रेडियस 50% से बढ़ा देते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज डज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इंक्रीज? अरे वाह, मस्त क्वेश्चन है। अगर किसी सर्कल का रेडियस 50% से बढ़ा देती हूँ तो सर्कल का पेरीमीटर जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? पहले तो सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? 2πr। पेरीमीटर ऑफ R into 2। नहीं, द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये कवरिंग, यानी अगर एक रस्सी लूं और इस रस्सी को इस सर्कल के चारों तरफ लगाऊं, तो कितना लगाना पड़ेगा, कितनी रस्सी मुझे चाहिए होगी, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। या नॉर्मल टर्म्स में वैसे पेरीमीटर रेक्टेंगल या स्क्वायर में शब्द ज्यादा यूज होता है। हेयर द टेक्निकल वर्ड विच शुड हैव बीन यूज्ड ओवर हियर शुड बी सर्कमफेरेंस। पढ़ा है ना बचपन में, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलो एनटीए का सवाल है, अब मैं एनटीए को तो नहीं बोल सकती ना कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात दोनों सेम ही है। सो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। ठीक है, तो अगर सर्कल का रेडियस 50% से बढ़ जाता है, ठीक है, इफ द रेडियस इंक्रीज बाय 50%, तो ये सपोज लेट्स से सर्कल का रेडियस सपोज पहले r था, और फिर ये कह रहे हैं कि 50% आपने बढ़ा दिया। ठीक है, सपोज यू हैव इंक्रीज द रेडियस बाय 50%, तो अगर 50% आपने रेडियस जो है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इफ यू हैव इंक्रीज द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 50%, सो हाउ मच इट विल इंक्रीज? इट विल इंक्रीज बाय 0.5। ठीक है, इट विल इंक्रीज बाय 50% ऑफ आर, क्या हो जाएगा आपका? 0.5 आपने क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, सो यू हैव इंक्रीज द रेडियस बाय दिस। अब ये बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विल इंक्रीज। तो ऑफ कोर्स रेडियस बढ़ा दिया है तो पेरीमीटर भी बढ़ा देंगे। ये रेडियस था पहले, अब इस रेडियस को मैंने डबल कर दिया है। ये दो सर्कल्स हैं, ध्यान से देखना, कंपेयर करना। ये एक सर्कल का रेडियस है और ये दूसरे सर्कल का रेडियस है जिसपे मैंने रेडियस बढ़ा दिया है। आई होप दोनों सर्कल में डिफरेंस दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? कौन से सर्कल में सर्कमफेरेंस ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली आपके सेकंड वाले सर्कल में जो सर्कमफेरेंस जो है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहां पर तो ओरिजिनल हमारा क्या था? ओरिजिनल सर्कमफेरेंस लेट्स से 2πr था, अब न्यू सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2π। अब लेकिन आपका रेडियस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। व्हाट शुड 1.5r। 1.5? क्या आंसर तो परसेंटेज में निकालना है हमें। नहीं मैम, रेडियस का बता रही हूँ क्योंकि वो r था और 0.5 और बढ़ गई रेडियस। यस, आर था एंड 0.5r बढ़ गया। ठीक है, सो आपका रेडियस हो जाएगा 1.5r। 1 + 0.5 वुड बी 1.5r। ठीक है, तो ओरिजिनल पेरीमीटर सर्कल का 2πr
अब जो नया पेरीमीटर हो जाएगा उसमें हम r की वैल्यू r नहीं रखेंगे, 1.5r जो है हम उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, सो 2 इंटू 1.5, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर। तो 2 पाई आर और ये 3 पाई आर, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 पाई आर का डिफरेंस है। ठीक है, और तो ये 1 पाई आर का डिफरेंस, अगेन वही वाली टेक्निक जो है लगेगी। डिफरेंस कितने का आया, 1 पाई आर का, डिवाइडेड बाय, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे करते हैं हमेशा, ओरिजिनल ओरिजिनल से करते हैं। ओरिजिनल 2 पाई आर था सर्कमफेरेंस, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50%। 50%। आया समझ में? यस ये मेरा रेडियस था, इस रेडियस को मैंने 0.5% और इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट, ये आर में 0.5 r और बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 1.5 r। ठीक है, और फिर अगर मैं सर्कमफेरेंस देखूं तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.5r, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई r आ जाएगा। तो नया इसका, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस 3 पाई r और पुराने सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r, इन दोनों के बीच में परसेंटेज इंक्रीज निकालना था। ठीक है, तो पाई r डिवाइडेड बाय ओरिजिनल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 50%। क्लियर है, आ गया समझ में? नेक्स्ट टाइम से हिंदी और इंग्लिश एक साथ ही रखूंगी। चलो, बाय मिस्टेक इधर मार्क्ड है आंसर, ये सेम रिपीट हो रहा है वापस, आई गेस दिस सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग अगेन। अरे यार, ये टाइपिंग एरर हो गया। चलो, मुझसे टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी फॉर दैट। चलो देखो क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 20%. The difference of two numbers is equal to 20% of the larger number. If the smaller number is 20, what will be the larger number? दो कोई नंबर है, मुझे नहीं पता, let's say x है और let's say एक नंबर x है और एक नंबर y है। इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 20% है ऑफ द लार्जर नंबर। अब लार्जर नंबर मुझे नहीं पता कौन सा है, मैं कोई सा भी मान लो, x को लार्जर नंबर मान लो या y को लार्जर नंबर मान लो, हमें तो पता ही नहीं है कौन सा है। हमें तो बस इतना पता है दो नंबर है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है वो 20% ऑफ द लार्जर नंबर है, यानी 20%। चलो, मैं x को लार्जर नंबर मान लेती हूँ और मैं y को स्मॉलर नंबर मान लेती हूँ। ठीक है, आप दोनों में से उल्टा सीधा कुछ भी करके आप y को भी लार्जर मान सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। सो मैं 20x को लार्जर नंबर लेट से मान रही हूँ। ठीक है, तो आपको स्मॉलर नंबर 20 दे रखा है, अगर x लार्जर है तो मैं y की जगह यहाँ पे 20 पुट कर दूं, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20% ऑफ x। तो ये हो जाएगा 20/100 ऑफ x, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0.5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5x इज इक्वल्स टू 20, 25। क्या रहा है, 25। हाँ ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से मुझसे टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पे आंसर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप y को भी मान सकते हैं, आप x को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने x को माना है तो आप भी जो है वो x को ही माने, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं, राइट। चलिए, so let the larger number be x minus 20 is equals to 20% of x, और आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए, दिस वी विल सी टुमारो, द रेशियोज ऑफ सैलरीज। मैम